चलिए दोस्तों, आज फिर नए यूनिट के साथ में अपन बात शुरू करते हैं। पहले हम 3 अलग अलग वीडियो में 30 प्रश्न देख चुके हैं, जिसमें मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात हुई। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर हम बात कर रहे थे। आज हम शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान से, और रीट के लिए पहला जो यूनिट है, पहला जो टॉपिक है वो बाल मनोविज्ञान ही है, और वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपको इससे प्रश्नों से पहले बताना चाहूँगा इसमें कि एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स जो है बार बार आ रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, 10 से 20 25 की जाए। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय जहाँ से मैं ये वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन के कारण मैं घर पर हूँ, और घर पर वो सारे संसाधन नहीं है जो स्टूडियो में होते हैं। यहाँ पर मोबाइल के माध्यम से ये सब कुछ करना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय इसमें लगता है, और 10 प्रश्नों का बना करके भेजने में ही 2-3 घंटे पूरे हो जाते हैं। इसलिए अभी मुश्किल है। जो ही लॉकडाउन खत्म होगा, स्टूडियो के माध्यम से हम भेजेंगे, उस समय इनकी संख्या भी बढ़ाएंगे। पर अभी जितना आपके पास आ रहा है उसका एक जो है कलेक्शन आप ठीक से तैयार करें, और कोशिश करें कि कम से कम जो आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से आप तैयार करते जाएँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज बाल मनोविज्ञान को लेकर के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के जनक को लेकर के, कि बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं स्टैनली हॉल, पेस्टोलॉजी, हरलॉक, कॉमेनियस। 4 लोगों के नाम हमारे सामने हैं। उनमें से अपने को देखना बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। दोस्तों, सामान्यतया बाल मनोविज्ञान को लेकर के जो विचार शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1774 ईस्वी में, और 1774 ईस्वी में इस विचार को शुरू करने का श्रेय जाता पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नामक एक लेख लिखा था, और उसी बेबी बायोग्राफी लेख के माध्यम से धीरे धीरे बालकों के विकास को लेकर अध्ययन की शुरुआत हुई, और वही बाल मनोविज्ञान की आधारशिला बना। इसलिए बाल मनोविज्ञान का वास्तविक जनक जो है पेस्टोलॉजी को माना जाता है, जो जर्मनी के विद्वान थे, और 1774 ईस्वी में उन्होंने बाल मनोविज्ञान की प्रारंभिक के सूत्रधारा के रूप में बेबी बायोग्राफी लिखा था। और ये बेबी बायोग्राफी उन्हीं के 3.5 वर्षीय बच्चे के विकास को लेकर के उन्होंने तैयार किया था। दूसरा प्रश्न हमारा है, बेबी बायोग्राफी किस मनोविज्ञान का आधार बना। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी हमारे पहले प्रश्न से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि बेबी बायोग्राफी जो है उसके आधार पर कौन सा मनोविज्ञान अस्तित्व में आया। तो मनोविज्ञान कई प्रकार का होता है। वर्तमान समय में 30 से ज्यादा प्रकार के मनोविज्ञान जो उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें से यदि हम बात करें बालकों के विकास को लेकर के जिस मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो वो बाल मनोविज्ञान। तो बेबी बायोग्राफी जो पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखा गया था, उसके द्वारा बाल मनोविज्ञान जो है अस्तित्व में आया। अगला अपना प्रश्न इसमें, पहली बार किसने कहा था, पहली बार किसने कहा था बालक का विकास गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। यानी बालक का जो विकास होता है वो गर्भावस्था में शुरू हो जाता है। ये विचार पहली बार किसके द्वारा दिए गए थे। तो पहली बार किसके द्वारा विचार दिए गए थे, इसके लिए 4 अपने पास में ऑप्शन है। हरलॉक के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा और फ्रॉबेल के द्वारा। तो दोस्तों, पहली बार श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने ऐसा विचार दिया था कि बालक का विकास जन्म के बाद नहीं होता, अपितु बालक का विकास गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। और हरलॉक के इसी प्रयास के बाद एक बालक के विकास का जब अध्ययन शुरू हुआ, तो उसमें शैशवावस्था से पहले गर्भावस्था का भी अध्ययन शुरू हो गया, और इसी से बाल मनोविज्ञान बाल विकास के रूप में बदला। इस आधार पर हमें ध्यान में रखना है कि गर्भावस्था से विकास की शुरुआत को बताने का श्रेय किसको जाता है, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक को जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज अपना इसमें, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कौन से देश से की गई। तो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत जो है 1900 ईस्वी के अंतिम दिनों में स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका से की गई, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत के लिए बाल अध्ययन समिति का गठन किया, और उन्होंने बालक का विकास कैसे होता है इसको लेकर के पूरी दुनिया को समझाने के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में कार्य किया। इसलिए स्टैनली हॉल को बाल विकास अध्ययन आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, मानव जीवन की शुरुआत कितनी कोशिकाओं से होती है। दोस्तों, एक मानव में कितनी कोशिकाएं होती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अनंत कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है, लेकिन सबसे पहले मानव जीवन की जो शुरुआत होती है
वो गर्भ धारण के समय एक कोशिका से होती है। सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक जाइगोट नामक कोशिका बनती है, जो एक कोशिका होती है जिसको संयुक्त कोश के नाम से भी हम जानते हैं, और उसी से मानव जीवन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मूल रूप से दो कारक होते हैं, एक वंशक्रम होता है, दूसरा वातावरण होता है। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा वंशक्रम, तीसरा उक्त दोनों, और चौथा कभी वंशक्रम कभी वातावरण। तो अपने को ध्यान में रखना है, वातावरण और वंशक्रम दोनों समान रूप से प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने कहा है एक बालक का विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, इसलिए हम किसी एक को नहीं मान सकते, दोनों के गुणनफल से ही बालक का विकास होता है, इसलिए वंशक्रम और वातावरण दोनों इसमें होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उक्त दोनों। अगला प्रश्न हमारा इसमें आज, कौन सा एक सिद्धांत बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बायोलॉजिकल सिद्धांत नहीं है? एक बालक के विकास को लेकर के जब हम अध्ययन करते हैं तो दो तरह के सिद्धांत हम पढ़ते हैं विकास के, एक जीव विज्ञान से संबंधित यानी बायोलॉजिकल थ्योरीज हम पढ़ते हैं, और एक जनरल थ्योरीज यानी सामान्य सिद्धांत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो चार सिद्धांत दिए हुए हैं उनमें से कोई एक ऐसा है जो बायोलॉजिकल थ्योरी नहीं है। पहला है अमरता का सिद्धांत। तो अमरता का सिद्धांत बायोलॉजिकल थ्योरी है, जिसको हम बीज कोषों का सिद्धांत भी कहते हैं, बीजमैन के द्वारा दिया गया। मौलिक गुणों का सिद्धांत जो है ये मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार से अर्जित गुणों का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया। इसमें प्रभाव का जो सिद्धांत है ये नहीं होता, तो ध्यान रखना अपने को कि यहाँ पर जो बायोलॉजिकल थ्योरी नहीं है वो है प्रभाव का सिद्धांत, यानी प्रभाव का सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत होता है, जबकि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, नानी के गुण नातिन में तथा दादा के पोते में आ जाते हैं। नानी के गुण दोहित्री में आ जाते हैं और दादा के गुण उसके पौत्र में आ जाते हैं। ये कथन कौन से सिद्धांत को प्रमाणित करता है? तो दोस्तों इसमें चार सिद्धांत दिए हुए हैं, मौलिक गुणों का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत और अर्जित गुणों का सिद्धांत। तो इसमें से मौलिक गुणों का सिद्धांत जो मेंडल ने मटर के दानों पर या मटर के पौधों पर प्रयोग करके दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि तीसरी पीढ़ी में जाते जाते मटर के पौधों ने वापस अपने मौलिक गुण ग्रहण कर लिए थे, ठीक उसी प्रकार से नानी के गुण नातिन में और दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। यानी तीसरी पीढ़ी में सभी जीव अपने मौलिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, यानी वास्तविकता में आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा जिसमें बालक का विकास वातावरण से प्रभावित होता है। बालक का विकास वातावरण से प्रभावित होता है तथा वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों तरफ फैली वस्तुएं हैं, यह है विचार है। यानी कि यहाँ पर चार विद्वानों के नाम इसमें दिए हुए हैं, उनमें से अपने को ये देखना है कि कौन से विद्वान ने ये विचार दिए थे कि हमारे चारों तरफ फैली हुई जो वस्तुएं हैं वो वातावरण है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है जिम्बर्ट के अनुसार, दूसरा वुडवर्थ के अनुसार, तीसरा रोस के अनुसार, चौथा दिया हुआ सभी का। तो यहाँ पर हम तीनों के विचारों को लेकर बात करते हैं। जिम्बर्ट ने कहा था हमारे चारों ओर फैली हुई सभी वस्तुएं वातावरण का अंग होती है जो बालक को जन्म से प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने कहा था हमारे चारों तरफ फैले हुए तत्व वातावरण होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। और रॉस ने कहा था हमारे चारों तरफ फैली हुई एक शक्ति वातावरण के रूप में होती है, या हमारे चारों तरफ फैला हुआ वातावरण एक शक्ति के रूप में होता है जो बालक के जीवन में उसको जीवन भर प्रभावित करता है। तो यहाँ जो पूछा गया वो वस्तुओं के आधार पर पूछा गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जिम्बर्ट। तो राइट आंसर इसमें पहला जिम्बर्ट का विचार है ये कि चारों तरफ फैली हुई वस्तुएं वातावरण है। आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? जन्म क्रम, जन्म स्थान, आयु, उक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, एक बालक का जन्म क्रम जो होता है वो भी विकास को प्रभावित करता है। जन्म क्रम का मतलब हमेशा ध्यान रखो, पहली संतान जो होती है माता पिता की वो, और आखिरी संतान सामान्यतः कमजोर होती है, और दूसरी और बीच की जितनी भी संतानें होती है सामान्यतः पहली और आखिरी संतान से ज्यादा ठीक होती है, अच्छी होती है, अच्छा विकास करती है। तो जन्म क्रम भी प्रभावित करता है। जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ वो स्थान भी प्रभावित करता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में हुआ, मैदानी क्षेत्रों में हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, इसके अलावा समुद्र तल के आसपास में हुआ, तो ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद में आयु, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है विकास भी प्रभावित होता है। आयु के अनुसार बालक में परिपक्वता आती है, और परिपक्वता की दिशा के अंदर
जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम विकास कहते हैं। श्रीमती विक्टोरिया आलोक ने कहा परिपक्वता की दिशा में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसका मतलब ये तीनों कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जन्म क्रम, जन्म स्थान और आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न बाल विकास को लेकर। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ बाल विकास में बहुत सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अब ये शुरुआत है, बाल विकास हमारा मूल टॉपिक है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और कोशिश करेंगे प्रत्येक क्षेत्र से हम बाल विकास के उन सभी प्रश्नों को पढ़ लें कि शायद यहाँ से आने वाला कोई प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। रीट भर्ती परीक्षा में जैसा कि आपको अंदाजा होगा 5 से लेकर के 7 तक प्रश्न इस यूनिट से आते हैं। सारे प्रश्न हम जो पढ़े उनमें से मिल जाए, इस कोशिश के साथ में हम आगे और कोशिश करेंगे और आगे और इसी तरह के प्रश्नों के साथ में मिलते रहेंगे। दोस्तों आज बस हम इतनी ही बात कर पाएंगे इसमें। धन्यवाद। इसी तरह देखते जाइए, शेयर करते जाइए और आगे तक अपने दोस्तों को भी लाभ इसका देते जाइए।